बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सबसे पहले मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स बता दूं कि इस प्रेजेंटेशन में हम कौन कौन सी चीजें जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज है वी विल डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में प्रीवियस नॉलेज नहीं है आपके पास। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डेवलप करूँ। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो है वो पहला लेक्चर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो इसी की कंटिन्यूएशन में होंगे। So first of all, we'll define manufacturing business, manufacturing account and cost of product. Secondly, हम जो है वो elements of cost देखेंगे, उसकी डिटेल देखेंगे, elements of cost में कौन कौन सी चीजें शामिल है। Third, we will see the basic presentation of manufacturing account कि manufacturing account को कैसे present किया जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है या ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है कि आप जो है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो परचेज करते हो और कस्टमर को जो है वो हायर प्राइस के ऊपर उनको सेल करते हो, जिससे आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो ट्रेडिंग बिजनेस में आप गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते, बल्कि जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं उनको आप परचेज करते हो बाहर से, और फिर उनको जो है वो आप मार्केट में कस्टमर को जो है वो सेल करके उससे जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। जैसे सुपर मार्केट्स या ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर गुड्स को जो है वो बाहर से खरीदते हैं और फिर उनको वो कस्टमर्स को बेच के उससे प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। सो ट्रेडिंग बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि फिनिश गुड्स को आप खरीदते हो और उनको बेचते हो कस्टमर को, इसको ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड, आप उसको खरीदने की बजाय आप उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हो, खुद बनाते हो, और खुद बनाने के बाद फिर आप कस्टमर को क्या करते हो, सेल करते हो। तो जो मेन डिफरेंस है ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप गुड्स को जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हो, जबकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि उनको बाहर से खरीदते हो। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि गुड्स को, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और फिर उनको कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं। तीसरी आपके पास सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट होती है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से, इन अ सेंस के सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली एक प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर आप स्कूल्स की एग्जांपल हैं तो स्कूल्स जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आता है क्योंकि वो आपको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वी प्रोवाइड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दैट इज बेसिकली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास आ गई, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कनेक्टेड है, तो इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डेफिनेशन को दोबारा से देखेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बेसिकली करता क्या है कि हम कंपोनेंट्स या मटेरियल जो है उसको लेते हैं और उससे जो है वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं और फिर उसको हम सेल करते हैं। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज एनी बिजनेस दैट यूजेस कंपोनेंट्स, पार्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मेक अ फिनिश गुड, यानी कि जो कंपोनेंट्स खरीदता है, पार्ट्स लेता है, रॉ मटेरियल लेता है और उससे फिनिश गुड बनाता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग बिजनेस में या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप गुड्स जो है उनको मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि बाहर से खरीदते हैं। तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितने का आपने वो खरीदा होता है वो आपकी कॉस्ट बन जाती है, यानी उसकी जो परचेज प्राइस होती है प्लस कोई भी एक्सपेंस जो उसके ऊपर इनकर किया होता है आपने उसको लाने के, गुड्स को लाने के लिए, तो वो बेसिकली उसकी कॉस्ट हो जाती है। तो आपको ज्यादा मसला नहीं होता कॉस्ट कैलकुलेट करने में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्योंकि आप प्रोडक्ट को बाहर से नहीं खरीद रहे बल्कि उन प्रोडक्ट्स को आप खुद बना रहे हो, तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, आपके पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती, यानी कि आपके पास कोई प्राइस नहीं है, आपके पास कोई एक्सपेंसेस की जो है वो डिटेल्स शुरू में नहीं होती, तो आपको वो खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जब आपको वो कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है उसके लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है या उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का नाम देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बेसिकली हम करते क्या है कि हम जितनी भी कॉस्ट होती है उसको एक्यूमुलेट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और उसको वहां पे लिखते हैं और कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट की। सो इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, the manufacturing account is an account which is used to accumulate all the manufacturing cost of goods completed by a business during an accounting
पीरियड, यानी कि जितनी भी कॉस्ट आपके गुड्स के ऊपर इनकर होती है वो सारी की सारी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हैं। थर्ड हमारे पास है कॉस्ट, कि कॉस्ट का क्या मतलब है। कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि जो भी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आप सेक्रीफाइस करते हो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम बेसिकली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहते हैं। यानी जितने भी रिसोर्सेज आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उनकी कॉस्ट होगी, उसकी कोई अमाउंट होगी। तो जितनी भी अमाउंट होती है उन रिसोर्सेज की जो आपने सेक्रीफाइस की होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चेयर बना रहे हो तो चेयर में आप वुड यूज कर रहे हैं। अब वुड एक रिसोर्स है, ठीक है। अब वो वुड जो है उसकी एक जो है वो कॉस्ट होगी, उसकी एक प्राइस होगी, उसकी एक अमाउंट होगी जितने में आपने वो खरीदा होगा, ठीक है। तो वो उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, यानी कि वुडन चेयर की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। तो जो भी रिसोर्सेज आप सेक्रीफाइस करते हो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो उसकी कॉस्ट में शामिल होता है। सो द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सेक्रीफाइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट इज बेसिकली नोन एज कॉस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉस्ट की डिटेल देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट की कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स, बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल को देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि मटेरियल का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल है। ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल भी हो सकता है, और एक फिनिश प्रोडक्ट जो है उसको भी एज अ मटेरियल लिया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल, जब हम कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें हम ग्लास यूज करते हैं। तो वो जो ग्लास होता है वो अब रॉ मटेरियल तो नहीं है, वो तो सेमी प्रोसेस्ड होता है। तो उसको भी हम मटेरियल ही कंसीडर करते हैं जब हम कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इन द सेम वे, अगर हम बैटरीज की एग्जांपल लें तो बैटरीज जो हम कार में यूज करते हैं वो ऑलरेडी एक फिनिश प्रोडक्ट है किसी और फैक्ट्री का, किसी और बिजनेस का। तो उसको भी हम मटेरियल ही कंसीडर करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉ मटेरियल होता है, इसमें सेमी प्रोसेस भी हो सकता है, इसमें फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है, और रॉ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वुड यूज कर रहे हैं चेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो वो रॉ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉ ही होगा, रॉ भी हो सकता है, सेमी प्रोसेस भी हो सकता है, और फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो हम मटेरियल को डिफाइन कैसे करेंगे। मटेरियल बेसिकली वो चीज होगी जिसको हम एज एन इनपुट यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। जिस भी चीज को आप एज एन इनपुट यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको हम मटेरियल का नाम देंगे। चाहे वो रॉ हो, सेमी प्रोसेस्ड हो, या फिनिश प्रोडक्ट हो, वो हमारा मटेरियल होता है। एनीथिंग विच इज यूज्ड एज एन input in a manufacturing process, that is basically known as material. तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Anything which is used as an input is called material. It can be raw material, semi-processed material, or finished product of any other business. For example, wood is an example of raw material. Glass used in a car is an example of semi-processed material, and batteries used in a car are an example of finished product of another manufacturing business. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि ये रॉ मटेरियल हो, ये रॉ भी हो सकता है, सेमी प्रोसेस भी हो सकता है, और एक फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसको एज अ मटेरियल आप यूज कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड है लेबर। लेबर का मतलब ये होता है कि जितनी भी ह्यूमन मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स होती हैं उनको हम लेबर में कंसीडर करते हैं। सो ऑल ह्यूमन मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कंसीडर्ड एज लेबर। अब इसमें ये चीज जानना बड़ा जरूरी है कि ये सिर्फ फिजिकल एफर्ट्स नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि लेबर सिर्फ वही है जो फिजिकली एफर्ट्स कर रहा हो, बल्कि वो भी लेबर है जो अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, जो अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो शायद फिजिकली काम ना कर रहे हो, लेकिन वो अपनी मेंटल एफर्ट्स जो है उनको यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी आपके लेबर ही कंसिडर होंगे। फिर हम फर्दर डिटेल में आगे जाके देखेंगे कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। बहरहाल वो लेबर में ही कंसिडर होगा। सो ऑल ह्यूमन मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज बेसिकली नोन एज लेबर। थर्ड हमारे पास एक्सपेंसेस है। जितनी भी कॉस्ट आप इनकर करेंगे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उसको बेसिकली हम एक्सपेंस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो चीजें जिनसे हम फायदा उठा चुके हैं और हमने उसकी पेमेंट करनी है वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल्डिंग को एक मंथ के लिए यूज करते हैं, उसके बाद हमने उसका रेंट पे करना है, फैक्ट्री रेंट पे करना है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी को फुल एक मंथ यूज करते हैं, उसके बाद फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो वो आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली ऑपरेशनल इन नेचर होते हैं, और वो आप इसलिए इनकर करते हो ताकि आप रेवेन्यू जनरेट कर सको। So expenses are incurred to generate revenues. Examples include rent और electricity. तो प्रोडक्ट कॉस्ट के 3 ही एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर
और एक्सपेंसेस। इसके अलावा प्रोडक्ट कॉस्ट के कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अब हम इन तीनों एलिमेंट्स को जो है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इनकी फर्दर डिटेल देखेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वो क्या है। तो आपके पास मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस आ गए। अब मटेरियल को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में। इसी तरह लेबर को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में, एंड एक्सपेंसेस को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब हम इनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, इनको डिटेल में देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपके पास है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? बेसिकली वो मटेरियल जो इजीली ट्रेसेबल हो या इजीली आइडेंटिफाइबल हो प्रोडक्ट में, या सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट का, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी वुडन चेयर की, तो वुडन चेयर में जो मटेरियल इजीली ट्रेसेबल है या इजीली आइडेंटिफाइबल है, वो बेसिकली है वुड। तो वुड जो है वो किसकी एग्जांपल होगी? वुडन चेयर में डायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल होगी, क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाइबल है और उसको आप इजीली एलोकेट कर सकते हो प्रोडक्ट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल बेसिकली वो मटेरियल होता है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या जो सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं होता, या इजीली ट्रेसेबल नहीं होता, या जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते, वो आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। जैसे कि नट्स, बोल्ट्स, आप लुब्रिकेंट्स यूज करते हो चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाते हैं। थर्ड आपके पास है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब ये होता है कि वो लेबर जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहा है, यानी कि वो उसको उसको हम टच लेबर भी बोलते हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसमें अगर आप एग्जांपल देखें, हम वुडन चेयर की एग्जांपल देते हैं, तो उसमें जो कारपेंटर है वो आपकी वुडन चेयर के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट लेबर कह सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब ये है कि वो लेबर जो आपके प्रोडक्ट के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल वो मैनेजर जो वहां पे बैठा है, या फैक्ट्री सुपरवाइजर जो वहां पे बैठा है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, लेकिन वो वहां पे इसलिए मौजूद है ताकि लेबर जो है वो अपना काम सही तरीके से कर सके। तो मैनेजर भी लेबर है, लेकिन वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। उसके बाद है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो आप प्रोडक्ट को एलोकेट कर सको, डायरेक्टली एलोकेट कर सको, या प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ने एक मशीन हायर की है, और वो मशीन आपने सिर्फ इसलिए हायर की है कि ये स्पेसिफिक, यानी चेयर आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए मशीन हायर की है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? वो हायर ऑफ मशीन जो है, उसका जितना भी आपका किराया होगा, वो डायरेक्ट, उसका जो रेंट होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो मशीन आपने हायर की है वो सिर्फ और सिर्फ चेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हायर की है, वो बाकी किसी प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं हो रही। तो जब आप कोई मशीन किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हायर करते हैं, तो फिर उसको, उसका जो रेंट होगा उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी का डिजाइन कॉपी की है और आपको उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ी है, तो अब वो डिजाइन भी आप स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट के लिए कॉपी कर रहे हो, वो प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो जो रॉयल्टी आपने पे की है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही कहलाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? कि वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं किए जाते, बल्कि किसी उसको प्रोडक्ट के ऊपर अपॉर्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्ट है आपका, वो आप किसी फैक्ट्री, किसी बिल्डिंग में बना रहे हो, तो उस बिल्डिंग का जो रेंट है, अब वो जो रेंट है वो सारे का सारा उस प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं होगा। वो रेंट उस बिल्डिंग में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे होंगे, सबको अपॉर्शन होगा स्पेसिफिक बेस के ऊपर। जैसे आप बेसिकली एरिया लेते हो, एरिया की बेस के ऊपर आप रेंट को क्या करते हो? अपॉर्शन करते हो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्योंकि रेंट जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से तो इनकर नहीं हो रहा, वो तो पूरी बिल्डिंग का इनकर हो रहा है, उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सबके ऊपर आपने अपॉर्शन करना है। तो रेंट जो है वो एक प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम एग्जांपल लें, तो इलेक्ट्रिसिटी जो वो पूरी बिल्डिंग में यूज हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को नहीं एलोकेट कर सकते, उसको आपको अपॉर्शन करना पड़ेगा। अपॉर्शन का मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक बेस लेते हो और उस बेस के ऊपर उसको प्रोडक्ट्स में डिवाइड करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि रेंट को आप नॉर्मली एरिया की बेस के ऊपर अपॉर्शन करते हो। जिस प्रोडक्ट के पास जितना एरिया होगा, उसकी बेस के ऊपर उसको रेंट जो है वो अपॉर्शन किया जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किलोवाट आवर की बेसिस के ऊपर आप अपॉर्शन कर सकते हो। इस तरह और भी बहुत से एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं किए जा सकते, बल्कि प्रोडक्ट्स के ऊपर अपॉर्शन किए जाते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एक दफा इनको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है।
material which is significant part of final product or can easily be identified, for example wood used in a chair। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे ऐसा डायरेक्ट मटेरियल वो चीज होती है जो सिग्निफिकेंट होती है और जो इंटेग्रल पार्ट होती है प्रोडक्ट के, फाइनल प्रोडक्ट के, और ट्रेसेबल होती है, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको वुड की एग्जांपल दी गई है कि जो वुडन चेयर है उसमें वुड जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होता। मटेरियल व्हिच इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई और इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट्स और नेल्स। यानी वो मटेरियल जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होता या इंटीग्रल पार्ट नहीं होता प्रोडक्ट का, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। थर्ड आपके पास डायरेक्ट लेबर है। तो वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, लेबर वर्किंग डायरेक्टली ऑन अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कारपेंटर इन केस ऑफ वुडन चेयर, वो आपका डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब ये है कि लेबर वर्किंग इनडायरेक्टली फॉर अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल लेबर सुपरवाइजर, यानी कि वो सुपरवाइजर जो प्रोडक्ट के लिए इनडायरेक्टली काम कर रहा है। वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम तो नहीं कर रहा, लेकिन वो सुपरविजन जो कर रहा है लेबर की, तो बेसिकली प्रोडक्ट के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली काम करे, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। इसी तरह मैनेजर की एग्जांपल दे सकते हैं आप, सिक्योरिटी स्टाफ की एग्जांपल दे सकते हैं, तो वो सब जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए इनकर होते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हायर ऑफ मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर कोई मशीन आप हायर करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में, उसका जो रेंट होगा उसको डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ट्रीट किया जाएगा। ये दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी रॉयल्टी की, कि अगर आप डिजाइन कॉपी करते हैं किसी प्रोडक्ट का और उस डिजाइन को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कॉपी करते हैं, तो उसको भी आप जो रॉयल्टी आप पे करेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा आपका। उसके बाद आपके पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आप एलोकेट नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट को, बल्कि आपको अपॉर्शन करने पड़ते हैं। एलोकेट का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली वो एक्सपेंस दे सकते हैं, जैसे अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो उसको इजीली एलोकेट किया जा सकता है। एक चेयर के ऊपर कितना वुड यूज हुआ है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और एलोकेट कर सकते हैं एक चेयर के ऊपर। लेकिन अगर हम रेंट की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो उसको एक चेयर के ऊपर या चेयर के ऊपर सिर्फ जो है वो एलोकेट नहीं किया जा सकता, उसको हमें क्या करना पड़ता है, अपॉर्शन करना पड़ता है, और उसके लिए कोई ना कोई बेस लेनी पड़ती है। तो वो सारे एक्सपेंसेस जिनको अपॉर्शन करना पड़ता है, जिनको एलोकेट नहीं किया जा सकता, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट है उनकी। अब देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आपके पास क्या होता है, आपको चाहिए होती है इनपुट। इनपुट के बाद आपके पास वर्किंग प्रोसेस होता है। वर्किंग प्रोसेस यानी कि जहाँ पे सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाता है और फिर एट द एंड आपके पास क्या आती है, आउटपुट आती है। तो यहाँ पे इनपुट जो है वो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है। बेसिकली मटेरियल को आप एज एन इनपुट यूज करते हैं। वर्किंग प्रोसेस जब उसके ऊपर काम हो रहा होता है तो उसमें फिर आपका लेबर भी ऐड हो जाता है और ओवरहेड्स भी ऐड हो जाते हैं, और फिर आउटपुट आपकी फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में आ जाती है। अब मैंने जो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट आपको बताया उसमें मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में तीन है आपके पास, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और फिर मटेरियल की, लेबर की और एक्सपेंसेस की फर्दर क्लासिफिकेशन हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सूरत में की। तो यहाँ पे आप एक वर्ड यूज देख रहे हैं, ओवरहेड। तो ये जो ओवरहेड है ये क्या है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, जितना भी इनडायरेक्ट लेबर है, यानी कि जो भी चीज इनडायरेक्ट है, उन सबको जब एक्यूमुलेट किया जाता है तो वो ओवरहेड बन जाता है। So all indirect material, labor and expenses are accumulated together in factory overhead. तो इन सबको हम ऐड करते हैं, यानी कि जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है आपके पास, जितना भी इनडायरेक्ट लेबर है आपके पास, और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके पास, इस सबको जब एक्यूमुलेट करते हैं आप, तो इसको जो हम नाम देते हैं वो हम फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हम फॉर्मेट देखेंगे, देखिए फॉर्मेट को याद करना बहुत आसान है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि फॉर्मेट को समझा जाए कि उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और उसमें वो चीजें क्यों शामिल की गई हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट हम यूज करेंगे उसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और फैक्ट्री ओवरहेड है। मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बता दिया, डायरेक्ट लेबर के बारे में बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बता दिया। फैक्ट्री ओवरहेड को मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो कॉस्ट के वो यहाँ पे मौजूद हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एफओएच में यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल है। ये सारे के सारे यहाँ पे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में मौजूद है। तो यही चीजें आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यूज होती हैं, जो आप आगे जाके देखेंगे। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। उसकी प्रेजेंटेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको जो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट है उनको वन बाय वन समझाना चाहूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको प्रॉपर जो है वो प्रेजेंटेशन बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो कॉस्ट का, जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो वो डायरेक्ट मटेरियल है, फिर डायरेक्ट लेबर है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और फिर फैक्ट्री ओवरहेड है। तो हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे और मैं आपको वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया, तो हम फिर उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और फिर फैक्ट्री ओवरहेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन सी चीजें आती हैं और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर इसके बाद हम प्रेजेंटेशन में उसको एंटर कर देंगे। एक दफा जब आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको याद करने में भी मसला नहीं होगा, और बल्कि फिर याद करने की शायद आपको जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि आपको वो चीज समझ आ चुकी होगी। तो सबसे पहली चीज है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल। इसमें हम 3 कॉलम्स बना देते हैं। इसमें 3 कॉलम्स भी यूज होते हैं, 2 कॉलम्स भी यूज होते हैं, 1 कॉलम भी यूज होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितने कॉलम्स यूज करना चाहें, लेकिन मैं नॉर्मली 3 कॉलम्स यूज करता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं वो है ओपनिंग मटेरियल। मटेरियल की हमें पता है कि इन्वेंट्रीज भी होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि वो मटेरियल जो आपका पिछले साल बच गया है और जिसको आप अभी यूज करेंगे, वो आपके पास ओपनिंग मटेरियल है। और क्लोजिंग मटेरियल का मतलब ये होता है कि वो मटेरियल जो इस साल के एंड में बच जाएगा आपके पास, जिसको आपने यूज नहीं किया, इसको आप नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप ओपनिंग मटेरियल लिखेंगे, यानी कि वो मटेरियल जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप ऑफ कोर्स यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो डायरेक्ट मटेरियल में आएगी वो ओपनिंग मटेरियल आएगी, और इसको हम नॉर्मली सेकंड कॉलम में लिखते हैं। अगर आप देखें, मैंने इसको सेकंड कॉलम में एंटर किया, यानी कि जो भी अमाउंट होगी उसको मैं सेकंड कॉलम में एंटर करूंगा। आपको आगे जाके इसकी रीजन भी पता चल जाएगी कि मैंने इसको सेकंड कॉलम में क्यों एंटर किया। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग मटेरियल होता है, फिर हम इसमें ऐड करते हैं जो नया मटेरियल हम परचेज करते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल हमने परचेज किया है, जो न्यू मटेरियल हमने परचेज किया है, उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और ये जो नया मटेरियल परचेज किया है, अगर आप देखें तो ये मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है। उसकी रीजन ये है कि जो नया मटेरियल आप परचेज करते हैं उसके साथ कई दफा एडजस्टमेंट्स भी दी गई होती हैं क्वेश्चंस में। तो जब उसके साथ एडजस्टमेंट्स दी गई होती हैं, तो पहले आपने उसको एडजस्ट करना होता है, और फिर उसका आंसर जो है वो आप आगे सेकंड कॉलम में जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हो। यानी कि ये तरीका जो है मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ कि जो मटेरियल है, जो परचेज ऑफ मटेरियल है, उसको मैं फर्स्ट कॉलम पे लिखता हूँ, और उसके साथ उसकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो करके फिर उसको सेकंड कॉलम में जो है वो मैं शिफ्ट करता हूँ या ट्रांसफर करता हूँ। अब जैसे वी कैन हैव एन एडजस्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स, हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स या ट्रांसपोर्टेशन इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है, तो वो परचेज ऑफ मटेरियल में ऐड हो जाता है। इसी तरह परचेजेस रिटर्न, यानी कि जो मटेरियल आपने रिटर्न किया वो माइनस हो जाता है। तो परचेज ऑफ मटेरियल में ट्रांसपोर्टेशन इन कैरेज, यानी कि जो आपका कैरेज लगा है उसको आप ऐड कर लेते हो, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में शामिल होता है, और उसमें से माइनस कर लेते हो जो आपने मटेरियल रिटर्न किया हुआ होता है। तो उसके बाद अब आप देखें, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका आंसर जो है मैंने सेकंड कॉलम में यहाँ पे इन तीनों का, यानी कि परचेज ऑफ मटेरियल प्लस ट्रांसपोर्टेशन इन माइनस परचेज रिटर्न, इसका जो आंसर आएगा उसको मैं सेकंड कॉलम में लिखूंगा। उसके बाद ओपनिंग मटेरियल और ये जो आंसर मेरे पास आया है जो मैंने कैलकुलेट किया, इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि ये टोटल मटेरियल है मेरे पास जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं ये सारे का सारा मटेरियल इस्तेमाल करूँ, हो सकता है इसमें से मैं कुछ मटेरियल इस्तेमाल करूँ, कुछ ना इस्तेमाल करूँ, और हो सकता है कि मैं सारे का सारा मटेरियल इस्तेमाल कर लूँ। हम एज्यूम करते हैं कि हमने सारे का सारा मटेरियल नहीं इस्तेमाल किया, तो हमारे पास इसका मतलब है क्लोजिंग मटेरियल आएगा। तो क्लोजिंग मटेरियल को हम माइनस कर देंगे, जो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज हमारे पास आया है उसमें से क्लोजिंग मटेरियल को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने ये इस्तेमाल नहीं किया। हम ढूंढ रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। तो क्लोजिंग मटेरियल तो वो मटेरियल है जिसको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। आपके पास आ जाएगा टोटल मटेरियल यूज्ड। तो जब आप वो मटेरियल माइनस कर देंगे जो आपने यूज नहीं किया, या आप वो मटेरियल माइनस कर देंगे जो आपने रिटर्न कर दिया है, तो फिर आपके पास वो मटेरियल आ जाएगा जो एक्चुअली आपने यूज किया है। तो टोटल मटेरियल यूज्ड आपके पास आ गया। लेकिन अगर आप हेडिंग देखें तो हेडिंग
मटेरियल की तो नहीं है, हेडिंग तो है डायरेक्ट मटेरियल की, तो ये तो टोटल मटेरियल यूज्ड आया, तो इसमें से मुझे इनडायरेक्ट मटेरियल भी माइनस करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है और यहाँ पे मैं डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो जो टोटल मटेरियल यूज्ड है उसमें से मैं इनडायरेक्ट मटेरियल को माइनस करूंगा, तो फिर मेरे पास आ जाएगा टोटल डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। तो अब मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है जो कि मैं फाइंड करना चाह रहा था, और वो है टोटल डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। जो मेरा फाइनल आंसर है उसको अगर आप देखें तो वो मैंने थर्ड कॉलम में लिखा है, क्योंकि ये मटेरियल की सारी वर्किंग जो है वो खत्म हो गई है। तो अब इसका जो फाइनल आंसर है उसको मैंने थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद हम डायरेक्ट लेबर के बारे में लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो वर्कर्स जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री वर्कर्स हो सकते हैं, ऑपरेटिव्स हो सकते हैं, उनको आप डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि लेबर की कोई इन्वेंट्री नहीं होती। जिस तरह मटेरियल की आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है या क्लोजिंग इन्वेंट्री है या मटेरियल को आपने रिटर्न भी किया है, लेबर के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता है। इसलिए लेबर को आप डायरेक्टली जो है वो थर्ड कॉलम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया, फिर आपके पास डायरेक्ट लेबर आ गया, और फिर मैंने थर्ड कंपोनेंट आपको बताया था डायरेक्ट, इन दोनों को, सॉरी, इससे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल जो आपके पास आंसर आया है और डायरेक्ट लेबर जो आपके पास है, इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट कैसे आती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, यानी कि इन दो चीजों को, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन दो को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हायर ऑफ मशीन फॉर अ प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अगर आप कोई मशीन हायर कर रहे हैं तो उसका जो रेंट है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह रॉयल्टी जो है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इनको फर्स्ट सेकंड कॉलम में लिखा है, क्योंकि मैं इनको ऐड करके इसका जो फाइनल आंसर है उसको फिर मैं थर्ड कॉलम में लिखूंगा। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये आंसर जो है वो थर्ड कॉलम में आ गया है। उसके बाद हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब के सब फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मटेरियल लिख लेते हैं। अब इसको मैं सेकंड कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं। जब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसको फिर मैं थर्ड कॉलम में शिफ्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल लिख लिया, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर लिख लिया, फिर उसके बाद मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन करूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत से हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हीट एंड लाइट है, रेंट है। तो अब ये सारे के सारे जो है मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इन सबको मैंने सेकंड कॉलम में लिख लिया और इस सबको मैं ऐड करके टोटल मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, जिसको मैं थर्ड कॉलम में शिफ्ट करूंगा। इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आया, जिसको मैं थर्ड कॉलम में शिफ्ट करूंगा। इसके बाद अब प्राइम कॉस्ट तक तो कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी की हुई है, तो प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपके पास आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि इस साल की, अभी की इस प्रोडक्ट की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ये है। आप देखिए इसमें आप जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने शामिल कर दिए। जो कॉस्ट के कंपोनेंट, डायरेक्ट मटेरियल भी शामिल है, डायरेक्ट लेबर भी शामिल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी शामिल है, और फैक्ट्री ओवरहेड की सूरत में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी शामिल है। तो सारी की सारे जो कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के, वो हमने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। और आगे जाके जब हम प्रेजेंटेशन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, तो आप देखेंगे कि यही सारी चीज उठा के वहाँ पे इन्हीं हेडिंग्स के साथ वहाँ पे डाल दी जाती है, और इसके बाद एक दो स्टेप्स और हैं और आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को क्लियर कर लें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, या अगर कोई और इश्यू है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैंने अभी तक करवाया है, ये बिल्कुल बेसिक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है और ये बिल्कुल स्टार्ट से है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऑफ कोर्स वर्क इन प्रोसेस आता है, फिर फिनिश गुड्स आते हैं, और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स भी आती हैं, जिसमें बहुत सी चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं और फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। तो वो चीजें हम आगे जाके अगले लेक्चर्स में करेंगे। अभी यहाँ पे आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है, ये समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेसिकली उसमें जो प्रेजेंटेशन है आपकी वो क्यों है ऐसे, और उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। आई होप कि आप सबको जो है ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो उसको आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एट द एंड आप एक क्लोजिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। 3 to 1 अप्रोच है बेसिकली। आप तीन ऐसी चीजें, नई चीजें जो आज आपने लर्न की है वो आप लिख सकते हैं अपने पास। फिर दो ऐसी चीजें जिनके बारे में मजीद आप जानना चाह रहे हो और कोई क्वेश्चन जो आपका हो, वो चीजें आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।